तो लास्ट टाइम बेटा ਆਪਾਂ स्टैंडिंग वेव्स बारे पढ़ रहे सी है ना, बट उस तो पहला एक ਆਪਾਂ टॉपिक कवर ਕੀਤਾ ਸੀ बीट्स और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन ऑफ बीट्स ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, डायग्राम्स बना के ना ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। तो ਅੱਜ ਦਾ टॉपिक है एनालिटिकल अप्रोच, मतलब मैथमेटिकल अप्रोच। तो ਉਹਦੇ ਲਈ बेटा देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ कि अगर किसी भी मीडियम ਦੇ अंदर दो सेम नेचर दियां वेव्स साइमल्टेनियसली गिवन प्लेस ते पहुंचदियां वा ते दोनों दी फ्रीक्वेंसी च थोड़ा डिफरेंस है तां उस जगह दे ऊपर बीट्स बननगियां। और अगर आपां बीट्स दे कंसेप्ट नू साउंड दे नाल जोड़ के देखिए तां अगर आपां एक जगह ते खड़े हां ते साडे कोल एक साउंड वेव सिंगल साउंड वेव पहुंच रही है तां सानू उस साउंड दी जिहड़ी इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट महसूस होएगी। पर अगर ਅਸੀਂ जिस जगह ते खड़े हैं गिवन प्लेस ते अगर साडे कोल दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दियां साउंड वेव्स पहुंच रही वा साइमल्टेनियसली ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗੀ। बट ये जी कंटिन्यूअस वेरिएशन है ये पीरियोडिक भी होएगी, है ना। तो असी कहांगे बीट्स बन रही हैं, मतलब कदी सानू आवाज उच्ची कदी नीवी, कदी उच्ची कदी नीवी, कदी उच्ची कदी नीवी, ये फ्लक्चुएशन सुनाई देगी। तो अज उसे गल नू बेटा आपां मैथमेटिकली याद रखना वा ना, ये जिहड़ा कंसैप्ट है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। तो एनालिटिकल अप्रोच ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ कि किसी भी प्रोग्रेसिव वेव ਨੂੰ, क्योंकि सिंगल वेव हमेशा प्रोग्रेसिव है, तो सिंगल वेव ਨੂੰ डिनोट ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ y = r sin ओमेगा t - kx इतना लिखते हैं, है ना। तो अगर बेटा ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਈਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਟਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ओरिजिन है। ओरिजिन ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ x 0 है। तो इस करके ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ कि अगर ਆਪਾਂ x ਨੂੰ 0 ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ कि ਅਸੀਂ जो प्रोग्रेसिव वेव है पहली ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ y1 = rr है, पहली प्रोग्रेसिव वेव करके एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा t ओमेगा 1 कर लिया। तो वेयर ओमेगा 1 पहली वेव दी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जेडी की 2π/ν1 है, ते ν1 पहली प्रोग्रेसिव वेव दी फ्रीक्वेंसी है। इदा ही बेटा y2 r sin ओमेगा 2, क्योंकि ਜਿਹੜੀ बीट्स है ਉਹਦੇ ਬਣਨ ਲਈ दोनों प्रोग्रेसिव वेव ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਤਾਂ अगर सेम है तो ठीक है, वेल एंड गुड है, पर फ्रीक्वेंसी ਚ फर्क होना चाहिए। तो ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ फ्रीक्वेंसी ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਓ ਹੁਣ बीट्स ਦਾ ਬਣਨ ਦਾ मतलब पता ਕੀ है कि ये दोनों वेव्स मिलके तो ड्यूरिंग बीट्स फॉर्मेशन रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ y1 + y2 दोनों डिस्प्लेसमेंट्स ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ डिस्प्लेसमेंट्स ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ बेटा साफ देखो, पहली डिस्प्लेसमेंट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ है r sin ओमेगा 1t, दूजी है r sin ओमेगा 2t।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਵੇਵਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। तो आर कॉमन आ गया पुत्र, देखो तो साइन ओमेगा, तो आ 1 है, आ 2 वाला वा है ना, तो नाल लिखी जाना। हुण पुत्र तुहानू इत्थे आके ना मैथमेटिक्स दे विच याद आना चाहिए कि तुसी साइन सी प्लस साइन डी नू की लिखदे आ पुत्र, 2 साइन, याद है 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 ते कॉस सी माइनस डी बाय 2। तो आ जिहड़ा रिजल्ट है ये हुण ट्रिग्नोमेट्री ने दस्सिया, ये तुहानू याद होना चाहिए, इस तो बिना गल नहीं बननी। तो इत्थे पुत्र आ जिहड़ी टर्म है, आ वाली टर्म इनू दिमाग च सी मान लो, और आ वाली टर्म जिहड़ी है ये डी च है। ਇਹਦਾ मतलब y की हो गई r 2 sin c प्लस d। हुण c की वैल्यू हैगी है ओमेगा 1 ओमेगा 2t बाय 2 है ना, ते cos ओमेगा 1t माइनस ओमेगा 2t बाय 2। तो y हो गया पुत्र 2r, तो cos पहला लिख लिया आपा। हुण cos जो लिख रहे हैं मैं, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय 2 t कॉमन, ते साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय 2 इंटू टी। हुण आ जिहड़ी टर्म है, आ वाली टर्म ये है, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ बीट्स। हुण तुसी देखदे की आ पुत्र, हुण ध्यान नाल गल सुनियो, हुण मैं तुहानू जिहड़ी गल दस्सण लगा, आ देखो आ तुहाडे सामने मैं ड्रॉ कर रहा सिंगल वेव इदां। तो तुसी की देख रहे हैं पुत्र, आ जिहड़ी सिंगल प्रोग्रेसिव वेव है, इसका जिहड़ा एंपलीट्यूड है वो कांस्टेंट है। पर जदों दो प्रोग्रेसिव वेव्स जिन्हां दी फ्रीक्वेंसीज च फर्क है वो एक दूजे नाल मिलदियां वा, तो तुहानू बीट्स वाली डायग्राम याद होएगी, इदां बनाई सी आपां, इदां इदां बनी सी। तो इनू आपां इत्थे वैक्सिंग और इनू असी वेनिंग किया सीगा। हुण पुत्र तुसी की देख रहे हैं कि आ देखो कि एक्चुअली ਇਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜੀ ਆ वेव है वो इदां वा, इनू मैं अलग कलर नाल शो कर दिना, ये आ देखो दिस वन। हुण आ ब्लू कलर दी वेव वाल ध्यान दिओ बेटा, जदों आ ਜਿਹੜੀ है ब्लैक कलर दी, तो आ थोड़ी पहली वेव है जिसका एंपलीट्यूड आर है और ਇਹਦੀ फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है 2 पाई न्यू 1। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਆਰ ਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ओमेगा 2 है ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ। पर जदों आ दोनों ब्लैक और ब्लू वालियां दोनों मिल गईयां बीट्स बनाने लई, तो जदों बीट बनेगी तो आ ब्लू कलर वाली वेव पैदा होएगी, ब्लू कलर वाली। हुण आ जिहड़ी ब्लू कलर वाली वेव है, तो ਇਹਦਾ एंपलीट्यूड इत्थे कुछ होर है, इत्थे कुछ होर है, और इत्थे आके लगभग 0 ही हो गया, फिर वध गया, देखो इदां वध रहा। तो तुसी की देख रहे हैं, मतलब दिमाग दे विच पिक्चर रखो कि बीट्स बनन दा मतलब है कि जदों दो वेव्स जिन्हां दी फ्रीक्वेंसीज च फर्क है आपस च मिलणगियां, तां उस जगह ते जिहड़ी रिजल्टेंट वेव पैदा होएगी ओदा एंपलीट्यूड टाइम दे नाल बदलेगा, है ना।
पहला कुछ होर है फिर कुछ होर होएगा, मतलब पहला मैक्सिमम है फिर घट रहा, 0 हो गया फिर बदन लग पिया, मैक्सिमम हो गया फिर 0 हो गया फिर मैक्सिमम हो गया एंड सो। ये गल समझ आई है पुत्र? यस यस सर। सर। तो आ जी टर्म है, आ वाली टर्म, आ वाली दिस वन, तो इस टर्म च 2 ਤਾਂ कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, पर आ जी कॉज वाली टर्म है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਬੀਤੇਗਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ cos ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। तो जेकर मान लो शुरू च cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗੀ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਲੂ ਕਲਰ ਨਾਲ ਸਰਕਲ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਬੀਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। तो ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ, इंटेंसिटी हमेशा स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड है। किसी भी वेव का जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड है। तो इसका मतलब बीट इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जिहड़ा बीट्स का एम्पलीट्यूड है कितना 2r cos ω1 माइनस ω2 by 2t, तो ਉਹਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੈਕਸਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਕਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ, ਔਰ ਵੇਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ। तो ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੀਟਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੀਟਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ directly proportional to cos square ω1 minus ω2 by 2t। तो बीट इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम कदों होएगी? बीट्स इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम कदों होएगी? जदों बेटा आ जिहड़ी cos square वाली टर्म है ना ये 1 होएगी, क्योंकि थानू हुण मैथमेटिक्स च पता होना चाहिए कि जिहड़ा cos थीटा है ना ਇਹਦੀ मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ cos square थीटा ਦੀ वैल्यू है वो मैक्सिमम 1 ही होएगी, क्योंकि प्लस 1 ਦਾ स्क्वायर भी 1 है, माइनस 1 ਦਾ भी स्क्वायर 1 है ना। तो इट मींस बीट्स इंटेंसिटी मैक्सिमम कदों होएगी? ਜਦੋਂ cos square ਦੀ वैल्यू 1 होएगी। ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ cos square थीटा है अगर वो 1 है तो फिर थीटा की वैल्यू की हो सकती है? तो देखो अगर cos square थीटा 1 है ना तो इट मींस थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री होएगी या पाई रेडियन, क्योंकि cos 180 डिग्री माइनस 1 है ਉਹਦਾ स्क्वायर प्लस 1 ही हो गया। cos 2 पाई की वैल्यू प्लस 1 है तो ਉਹਦਾ स्क्वायर भी 1 ही रहेगा। तो cos 3 पाई की वैल्यू माइनस 1 है ਉਹਦਾ स्क्वायर प्लस 1 ही। 4 पाई 5 पाई 6 पाई। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ 1 ਪਾਈ 2 ਪਾਈ 3 ਪਾਈ 4 ਪਾਈ 5 ਪਾਈ 6 ਪਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟੀਜਰ, ਸੋ n ਪਾਈ। तो ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਬੀਟਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ तो आ ਜਿਹੜੀ टर्म है आ वाली टर्म दिस टर्म थीटा, आ थीटा की जगह पे आ थीटा है, तो एक ही होना चाहिए। तो हुण मैं इत्थे लिख रहा, तो बीट्स इंटेंसिटी will be maximum if ω1 minus ω2 by 2 to t आईडी थीटा वाली टर्म है एक ही होवे या 0 और n पाई। तो n ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, तो इस करके ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0 ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ n ਪਾਈ ਲਿਖ ਲਿਆ। तो वेयर n की है 0 1 2 3 4
है ना, एंड सो ऑन। सो हुण आ जिहड़ी कंडीशन आई है पुत्र, इहदे अकॉर्डिंगली जिहड़ा ओमेगा 1 है उहदी जगह ते तुसीं लिख सकदे आ 2 पाई न्यू 1 ते ओमेगा 2 दी जगह 2 पाई न्यू 2। तो मैं की कीता 2 पाई दोनों चों कॉमन कढ लिया, आ 2 है टी है इज इक्वल टू n पाई। तो पाई नाल पाई 2 नाल 2 कैंसल आउट हो गया। सो टी दी वैल्यू आ गई बेटा n ओवर न्यू 1 माइनस न्यू 2। तो आ जिहड़ा टाइम है ना, ये वो टाइम दी वैल्यू है जदों जदों बीट्स दी इंटेंसिटी मैक्सिमम होएगी। और वो वैल्यू वो टाइम तुसी कितना कढ सकते हैं पुत्र, वो टाइम कढ सकते हैं कि जदों n 0 है तो टाइम 0 है, जदों n 1 है तो टाइम, आ देखो, तो आ फार्मूला याद रखो कि आ जिहड़ा फार्मूला है इनू मैं अगे ले जा रहा कि t इज इक्वल टू n ओवर न्यू 1 माइनस न्यू 2। तो ये हो गया 1 ओवर, तो जदों n 2 है तो टाइम हो गया 2 ओवर, जदों n 3 है तो t हो गया 3 ओवर न्यू 1 माइनस न्यू 2 एंड सो ऑन। मतलब आ वो टाइम आ गए जदों जदों बीट्स करके गिवन प्लेस ते इंटेंसिटी मैक्सिमम होएगी, मतलब वैक्सिंग होएगी। हुण ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ही याद आना चाहिए पुत्र कि अगर आ मैं डायग्राम बना के ਤੁਹਾਨੂੰ समझावां आ गल इदां, है ना, तो आ जिहड़ा टाइम है आ 0 टाइम है, और आ वाला टाइम जिहड़ा वा ये हैगा वा 1 ओवर न्यू 1 माइनस न्यू 2 वाला। आ वाला टाइम है 2 ओवर न्यू 1 माइनस न्यू 2 वाला एंड सो। हुण तुसी की देखो बेटा, आ एक बीट है और आ सॉरी आ एक वैक्सिंग है और आ दूसरी वैक्सिंग है। हुण दिमाग नू अपने नू समझाओ कि अगर तुहाडे सामने एक सिंगल वेव है तो अगर आ क्रेस्ट है और आ भी क्रेस्ट है तो दो एडजेसेंट या कंसेक्यूटिव क्रेस्ट दे विचली दूरी नू कहने आ वेव लेंथ, और एक क्रेस्ट तो लैके दूजी क्रेस्ट तक एडजेसेंट या कंसेक्यूटिव क्रेस्ट तक जो लेंथ है उन्होंने तो कहने आ वेव लेंथ, और एक क्रेस्ट तो एडजेसेंट या कंसेक्यूटिव क्रेस्ट तक नू कहने आ एक वेव, सिंगल वेव। और सिंगल वेव नू जिन्ना टाइम लगदा उन्होंने कह दिंदे आ असीं टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड है। हुण ओही गल इत्थे अप्लाई करो कि एक वैक्सिंग, क्योंकि बीट्स दे विच क्रेस्ट नहीं होनी या ट्रफ नहीं होनी या कंप्रेशन रेयरफैक्शन की जगह आप वर्ड यूज करना वैक्सिंग एंड वेनिंग। तो दो कंसेक्यूटिव वैक्सिंग्स दे विच आ पहली वैक्सिंग है, आ दूसरी वैक्सिंग है। दो कंसेक्यूटिव वैक्सिंग दे विच जिहड़ी दूरी है ना, वो है एक बीट बन रही है, और एक बीट नू बनन लई लगन वाले टाइम नू असीं कहने आ पुत्त टाइम पीरियड ऑफ बीट। तो इत्थों बेटा आपां की देख रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ बीट की आ गया, टाइम पीरियड ऑफ बीट आ गया। तो इत्थों लैके आ वाले पॉइंट तो इत्थे तक आ कितना टाइम है फर्क, इस टाइम दे विचों आ वाला टाइम माइनस करो, ते टाइम पीरियड दा रेसिप्रोकल हुंदी है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स कितनी हो गई, टाइम पीरियड दा रेसिप्रोकल लाओगे तो न्यू 1 माइनस न्यू 2 आ जाएगी। और यही रिजल्ट असी ग्राफ तो भी ड्रॉ किया सीगा, है ना। तो इत्थे तक समझ आई है पुत्र? यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, ये sir. याद कर लियो, है ना। हुण देखो फिर वही गल आ गई, हुण बीट वैक्सिंग, ये वैक्सिंग वाला कंसेप्ट लियांदा। वेनिंग दे विच तुसी की करना, बीट इंटेंसिटी 0 होनी है मिनिमम। तो उस केस दे विच आ वाली जिहड़ी टर्म है ये 0 होनी चाहिए है, क्योंकि कॉस दी मिनिमम वैल्यू जिहड़ी है ना, कॉस स्क्वायर दी जिहड़ी मिनिमम वैल्यू है वो 0 होंदी है। तो कॉस स्क्वायर दी मिनिमम वैल्यू 0 होंदी है, इस करके फॉर वेनिंग beat intensity will be 0।
तो इट मीन्स cos square omega 1 minus omega 2 by 2 into t ये 0 होनी चाहिए। ਹੁਣ cos square 0 ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ? cos 90 ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। तो cos square थीटा अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू या 90 डिग्री है या 270 डिग्री है ना, एंड सो ऑन। तो 90 डिग्री का मतलब पाई बाय 2, 270 का मतलब 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, तो ये आएगा है ना। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 1357 की है ऑड इंटीजर। सो 2n माइनस 1 पाई बाय 2 इतना लिख सकते हैं ना। तो n की वैल्यू 1 तो स्टार्ट हो रही है। तो ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि cos square ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? 2n माइनस 1 मतलब ऑड इंटीजर है, क्योंकि n इंटीजर है ना 1 2 3 4। तो जो इतने n 1 पुट करूंगे तो आ टर्म 1 आ जाएगी, जो n 2 पुट करूंगे तो आ टर्म 2n माइनस 1 3 हो जाएगी। सो आ वाली जी सर्कल की टर्म है ये ऑड इंटीजर है। तो पाई बाय 2 ਹੁਣ इथों फिर वही 2 पाई कॉमन कर लिया पुत्र, न्यू 1 माइनस न्यू 2 बाय 2t इज इक्वल टू, ਹੁਣ 2 ਨਾਲ ਆ 2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਈ ਨਾਲ ਆ ਪਾਈ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 2n 1 ਓਵਰ 2 ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ n, ਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ n ਸੀਗਾ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਸੀ, 0 1 2 3 4। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ n ਨੂੰ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, तो इस करके इथों n 1 करना, मतलब पहली जिहड़ी वेनिंग है वो किहड़े टाइम ते बननी है? जदों n 1 है। 1 दा मतलब 1 ओवर 2, दूजी वेनिंग बननी है जदों n 2 है, मतलब 3 ओवर 2 एंड सो ऑन। हुण तुहानू पता जदों बीट्स बनदियां वा, आ डायग्राम बनाती आपां, तो आ है वेनिंग, आ वाली आ पहली वेनिंग है। सो आ वाला टाइम है 1 ओवर 2 न्यू 1 माइनस न्यू 2, और आ दूजी वेनिंग है। सो आ वाला टाइम, ये टाइम है 3 बाय 2 न्यू 1 माइनस न्यू 2। सो हुण जिद्दां आपां गल समझी हुई है कि दो एडजसेंट या कंजैक्टिव क्रैस्ट दे विचली दूरी जिहड़ी है वेवलेंथ है, एक वेव बनदी है। उदां ही दो कंजैक्टिव वैक्सिंग दे विच एक बीट बनदी है, या दो कंजैक्टिव वेनिंग दे विच बीट बनदी है। तो आ वाली जिहड़ी मैं डार्क लाइन नंबर 1 ते आ 2 लिख रहा, इत्थे एक बीट बनी है। तो एक बीट नूं बनन वाला टाइम पीरियड हुंदा, वो आपां कितना कढ सकते हैं? टाइम पीरियड ऑफ बीट्स। तो आ 2 वाले टाइम चों 1 वाला टाइम, आ वाला टाइम माइनस कर दियो, है ना। हुण जदों इहनूं सॉल्व करके देखो, ये 1 आही बन गया ना। तो इट मीनस बीट फ्रीक्वेंसी की आ गई, टाइम पीरियड दा रेसिप्रोकल न्यू 1 माइनस न्यू 2। हुण तुसीं इत्थों की चैक कीता कि चाहे तुसीं वैक्सिंग तो चाहे वेनिंग तो बीट फ्रीक्वेंसी कड्डो, वो न्यू 1 माइनस न्यू 2 ही है। मतलब कहण दा ये कि जिहड़ी बीट्स फ्रीक्वेंसी है, बीट्स नहीं कहना, बीट कहना पुत, ये जिहड़ी बीट फ्रीक्वेंसी है ਉਹਦੀ वैल्यू ਜਿਹੜੀਆਂ दो वेव्स ਨੂੰ मिला के बीट्स ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ फ्रीक्वेंसी ਦੇ डिफरेंस ਦੇ बराबर है मॉड। तो मॉड मतलब ध्यान दियो, जेकर न्यू 1 260 हर्ट्ज है ते न्यू 2 263 हर्ट्ज है, तो फिर बीट फ्रीक्वेंसी जिहड़ी है ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ न्यू 2 माइनस न्यू 1 कर लेना, मतलब 3 हर्ट्ज। क्यों? क्योंकि ये गल याद रखनी है कि जिहड़ी कोई भी फ्रीक्वेंसी है ना, वो कैन नैवर बी नेगेटिव कदी नहीं हुंदी फ्रीक्वेंसी। इस करके उस गल नूं दिमाग च रखना, ये मॉड इस करके जरूरी है ना। पर जे मान लो न्यू 1 हैगी है 270 हर्ट्ज ते न्यू 2 दी वैल्यू हैगी है 265 हर्ट्ज, तो फिर बीट फ्रीक्वेंसी न्यू 1 माइनस न्यू 2 तो आएगी। कहने का मतलब है कि जिहड़ी बीट फ्रीक्वेंसी है
ਉਹ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੇਵਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। तो ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਉਹ ਹਾਇਰ ਚੋਂ ਲੋਅਰ ਵਾਲੀ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨਾ? यस हाँ sir. ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਓ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਆ, ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਟਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ ਨਾ, ਨੋਟ ਕਰ। ਪਿਓਰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਿਵਾਈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਕ। ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਕ तो ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਤੋਂ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ तो ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੈਮ ਆਫ ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਕ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਂਗਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਂਗਸ। तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਕ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਬਰ ਪੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟਲੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। तो जिद्दां अगर आ ट्यूनिंग फोर्क है तो अगर आप इनू किसी चीज नाल टकराया तो जिहड़ी साउंड पैदा हुई मान लो ओदी फ्रीक्वेंसी आप मान लेने आ 260 हर्ट्ज। पर हुण आ जिहड़ा ट्यूनिंग फोर्क है इहदे नाल आपां पता की कीता, इहदे नाल तुसीं वैक्स मोम तो वैक्स अटैच कर। हुण जदों तुसीं ट्यूनिंग फोर्क दे नाल वैक्स अटैच करता ना, हुण एक गल सुन लो, ये भारा हो गया, ਇਹਦਾ मास वध गया। तो मास ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ फ्रीक्वेंसी घटदी है। तो वैक्सिंग लोडेड विद वैक्स, वैक्सिंग नाम वर्ड मैं यूज करा तो वैक्स, लोडेड विद वैक्स। लोडेड विद वैक्स का मतलब हुंदा वा मास इज इंक्रीज्ड। और जदों भी पुत किसी चीज का मास वधदा ना तो उसकी फ्रीक्वेंसी घट जाती है। ਇਹਦਾ मतलब तुसी देख रहे हैं कि आ जिहड़ी डायग्राम है भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ कि ट्यूनिंग फोर्क किन्नी साउंड ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ फ्रीक्वेंसी वाली साउंड पैदा कर रहा 260 हर्ट्ज वाली। पर जदों तुसी उसे ट्यूनिंग फोर्क ਨੂੰ वैक्स जोड़ती अटैच करती लोड करती ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ फ्रीक्वेंसी होएगी ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਘਟਣ ਦਾ मतलब ਉਹ 259 भी हो सकती है 258 भी, ਉਹ डिपेंड करेगा किन्ना वैक्स ਦਾ मास अटैच किया गया। वो 256 भी हो सकती है 55 भी हो सकती है एंड सो ऑन, है ना, कुछ भी, पर वो 260 नालों घट होएगी। ते दूजे पासे पुत्र एक टर्म आंदी है कि आ जिहड़ा ट्यूनिंग फोक है तो आपां इनू किसी चीज दे नाल घसाता, फाइलिंग, फाइल फाइलर हुंदा ना, नेल कटर दे नाल लगा फाइलर, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੋ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਨੇ ਆ ਘਸਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਰਬ ਕਰਕੇ। तो फाइलिंग, तो फाइलिंग ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ वैक्स ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਸ ਦਾ ਵਧਣਾ, फाइलिंग ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਰੱਖੋ मास इज डिक्रीज्ड। और मास जदों डिक्रीज करेगा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। तो ਇਹਦਾ मतलब अगर ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ट्यूनिंग फोर्क है, आ वाला जिथे मैं टिक मारिया, तो अगर ये ट्यूनिंग फोर्क दी आपां फाइलिंग करती है तो फाइलिंग तो पहला अगर ये 260 हर्ट्ज की साउंड वेव पैदा कर रहा तो फाइलिंग तो बाद जिहड़ी फ्रीक्वेंसी पैदा करेगा वो 260 तो ज्यादा होएगी, है ना। मान लो 261 हो सकती है, 2, 3, 4, क्योंकि वो डिपेंड करेगा केड़ी फ्रीक्वेंसी वो किन्ना क मास घटाया गया, जिन्ना ज्यादा मास घटेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो मतलब बीट्स वाले कंसेप्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡਿੰਗ, फाइलिंग, ये दो टर्म ਦਾ मीनिंग ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए। समझ आ रही है पुत्र गल? Yes sir. यस सर हाँ। तो
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ मीनिंग ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਵਰਡਿੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਕ A और आ है ट्यूनिंग फॉक B, तो अगर वो कहे कि बोथ आर इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब ये है कि अगर A की फ्रीक्वेंसी 260 हर्ट्ज है तो B ने भी 260 हर्ट्ज ही पैदा करनी है। तो अगर सानू कोई कहे ना कि टू सोर्सेज आर इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर, तो ये याद रखना। और अगर मान लो एक दी फ्रीक्वेंसी है 260 हर्ट्ज और दूजे दी फ्रीक्वेंसी जिहड़ी है वो है 520 हर्ट्ज, डबल डबल, तो डबल का मतलब ऑक्टेव, ऑक्टेव, ऑक्टेव वर्ड। तो ऑक्टेव वर्ड कह रहा कि जिहड़ा बी ट्यूनिंग फॉक है वो ऑक्टेव ऑफ ए, ऑक्टेव ऑफ ए का मतलब अगर ए की फ्रीक्वेंसी 260 है तो बी की 520 डबल हो जाएगी। सो आ जिहड़ा यूनिसन वर्ड है, आ जिहड़ा ऑक्टेव वर्ड है, तो इनू भी ध्यान नाल समझ लेना। मतलब ये स्टेटमेंट च लिखे होंगे तो की मीनिंग है ये इंटरप्रेट करना आना चाहिए। तो ये सी बेटा रिगार्डिंग बीट्स एनालिटिकल ट्रीटमेंट बारे, है ना, जो आप गल की है। तो हुन